आज 9th क्लास का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, एक यूकैरियोटिक पादप कोशिका का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी एवं नामांकित चित्र बनाएं। अब वर्णन की आवश्यकता नहीं है, इसको वर्णन नहीं करना है। तो ये आपका फिगर रहा और इस फिगर को ध्यानपूर्वक आपको बनाना है और इसमें जितने भी कोशिका में पादप कोशिका के जितने भी अंग हैं सबको हम बोलते हैं कोशिकांग। कोशिकांग क्या होता है? तो कोशिकाओं के अंग को कोशिकांग कहते हैं। इसमें जितने भी कोशिकांग है उस सारे का आपको नाम लिखना है, ठीक है। कोशिका भित्ति हो गया, कोशिका झिल्ली हो गया, अंतःप्रद्रव्य जालिका हो गया, कोशिका द्रव हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, सारे को आपको नाम लिखना है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन जो है वह इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में दिखाई देने वाली एक जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है। जंतु कोशिका बोले ना, तो जैसे में मानव हो गया, जीव जंतु में जानवरों में हो जाएगा, जैसे भैंस हो गया, बहुत सारे जानवर को लीजिए, उस सारे इसमें भी कोशिकांग होते हैं। तो जीव जंतुओं का कोशिकांग है, इसका भी फिगर बना ले आप। और तीसरा जो प्रश्न है वो है माइटोकॉन्ड्रिया की रचना एवं कार्यों का संक्षिप्त वर्णन करें। तो इसमें वर्णन करना है, फिगर भी बगल में आपको दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया का। यह पहला यहाँ से इसका उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया का। ये छड़ के आकार या गोल अंगक होते हैं जो बहुत बड़ी संख्या में क्रोमो कोशिकाएं पाए जाते हैं। इनका आकार जो होता है 0.2 से 2 माइक्रोमीटर गुने 3 से 5 माइक्रोमीटर के मध्य होता है। प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली वाली होती है। बाह्य परत चिकनी एवं छिद्रित होती है, अतः परत बहुत अधिक वलित होती है और क्रिस्टी निर्मित करती है। क्रिस्टी जो था बीच में जो आपको दिख रहा है, यह क्रिस्टी है जो सांप जैसा घूर्णन करता है वो। और कार्य इसका है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीकारक एंजाइम होते हैं और इस प्रकार यह विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के लिए ऊर्जा उत्सर्जित करती है जो एटीपी के रूप में संचित रहती है, इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। इस तरह करके तीसरा यह प्रश्न रहा। और चौथा प्रश्न जो है यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतरों को स्पष्ट करें, माने कि दोनों में अंतर लिखना है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका एक तरफ आपको दिख रहा है और यूकैरियोटिक कोशिका दूसरी ओर दिख रहा है। और जब 1 नंबर प्रश्न है तो एक प्रश्न का इधर यूकैरियोटिक में भी एक ही प्रश्न होगा, ठीक है। तो पहला है प्रोकैरियोटिक में यह आध कोशिका है, माने आधा है, इसका आकार प्रायः छोटा होता है, जबकि यूकैरियोटिक यह विकसित कोशिका है और इसका आकार बड़ा होता है। पहला है। दूसरा का में है, इसमें वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है, माने कि नहीं रहता है, और इसमें वास्तविक केंद्रक उपस्थित रहता है। तीसरा है पॉइंट है कि यह केवल जीवाणुओं एवं साइनोबैक्टीरिया में मौजूद रहता है और यह सभी पादपों और जंतुओं में मौजूद रहता है। चौथा है, इसमें केंद्रिका नहीं पाया जाता है, इसमें केंद्रिका पाया जाता है। इधर 5 नंबर है, इसमें केवल एक क्रोमोसोम पाया जाता है जबकि इसमें अनेक क्रोमोसोम पाया जाता है। छठा है, इसमें गोल्जी काय माइटोकॉन्ड्रिया अंतःप्रद्रव्य जालिका नहीं पाए जाते हैं और इसमें गोल्जी काय माइटोकॉन्ड्रिया अंतःप्रद्रव्य जालिका पाए जाते हैं। तो इस करके 5 या 6 आप पॉइंट लिख लीजिएगा, काफी है। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न है कि क्रोमोसोम की संरचना को सचित्र समझाएं। उत्तर है, क्रोमोसोम एक सामान्य कोशिका के केंद्रक में महीन, लंबे तथा अत्यधिक कुंडलित धागे के रूप में दिखते हैं। कोशिका विभाजन के समय ये स्पष्ट दिखाई देते हैं। सामान्यतः क्रोमोसोम बेलनाकार होते हैं। पहला है, यह इसके 3 भाग होते हैं, पेलिकल, मैट्रिक्स और क्रोमैटिड्स। क्रोमोसोम का सबसे बाहरी आवरण पेलिकल कहलाता है। पेलिकल द्वारा घिरा हुआ भाग मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स में क्रोमोसोम की पूरी लंबाई में 2 समांतर कुंडली धागे के समान रचना होती है जो अर्ध गुणसूत्र या क्रोमैटिड्स कहलाते हैं। प्रत्येक क्रोमैटिड में 2 या 2 से अधिक अत्यंत महीन कुंडलित धागे के समान रचनाएं होती है जिन्हें क्रोमोनिमेटा कहते हैं। प्रत्येक क्रोमैटिड के क्रोमोनिमेटा इतनी अधिक घनिष्ठता से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो इस तरह करके आपको ध्यानपूर्वक लिख लेना है, संबद्ध होते हैं। और आगे है कि वे एक ही दिखाई पड़ते हैं। क्रोमैटिड डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। इसी डीएनए अणु के खंड को जीन कहते हैं। जीन है जो क्रोमैटिड की पूरी लंबाई में दाने सदृश दिखते हैं। क्रोमोसोम के दोनों क्रोमैटिड एक स्थान पर सेंट्रोमियर के द्वारा एक दूसरे से संयोजित रहते हैं। सभी जीवों की कोशिकाओं के केंद्रक में पाए जाने वाले क्रोमोसोम की संख्या निश्चित होती है।
जैसे मानव शरीर की कोशिकाओं में 46 क्रोमोसोम, ड्रोसोफिला की कोशिकाओं में 8 क्रोमोसोम, मकई के पौधों की कोशिकाओं में 20 क्रोमोसोम, टमाटर के पौधे की कोशिकाओं में 24 क्रोमोसोम, आलू के पौधे की कोशिकाओं में 48 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। एक क्रोमोसोम सदा जोड़े में रहते हैं। एक जोड़े के दोनों क्रोमोसोम हमेशा एक दूसरे के समान होते हैं, इसलिए ये दोनों समजात क्रोमोसोम कहलाते हैं। ऐसी कोशिका के क्रोमोसोम समूह जिसमें दोनों समघात क्रोमोसोम होते हैं द्विगुणित कहलाते हैं, परंतु युग्मकों जैसे शुक्राणु तथा अंडाणु क्रोमोसोम की संख्या अधिक कोशिका के क्रोमोसोम की संख्या से आधी होती है। ऐसे कोशिका के समान समूह को अगुणित क्रोमोसोम कहते हैं। और छठा नंबर जो क्वेश्चन है इस प्रकार से है। इसका क्वेश्चन है, केंद्रक का क्या कार्य है, चित्र सहित इसकी संरचना का उल्लेख करें। पहले हम उल्लेख कर लेते हैं। केंद्रक कोशिका द्रव के बीच एक बड़ी गोल गाढ़ी संरचना पाई जाती है। जीवित कोशिकाओं में केंद्रक मौजूद रहता है। इसके चारों ओर दोहरे परत की एक झिल्ली होती है जिसे केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इसमें अनेक छिद्रित रहती है। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक द्रव एवं कोशिका द्रव के बीच पदार्थों का आदान प्रदान होता है। प्रायः एक केंद्रक इस तरह करके आप ध्यानपूर्वक इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। 5 नंबरिया है, बोलने में ज़्यादा समय लगेगा। और इसका फिगर जो है एक केंद्रक की संरचना है, जो इस प्रकार आप फिगर बना लीजिएगा और इसको ध्यानपूर्वक उल्लेखित भी कर लीजिएगा। और इसका कार्य जो है ऊपर में ही छोटा सा पॉइंट देकर दिया है। कहता है केंद्रक के कार्य क्या है, तो 5 पॉइंट है यहाँ पर है, यहाँ से आप लिख लीजिएगा। थोड़ा मैं बोल देता हूँ। पहला है, केंद्रक कोशिका की रक्षा करता है और कोशिका विभाजन में भाग लेता है। केंद्रक की अनुपस्थिति में कोशिका विभाजन संभव नहीं है। केंद्रक कोशिका के भीतर संपन्न होने वाली सभी उपापचयी या जैविक तथा रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है। तीसरा है, कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चौथा है, यह कोशिका के विकास एवं परिपक्व को निर्धारित करता है। और पांचवा है, केंद्रक प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक कोशिकीय आरएनए उत्पन्न करता है। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। 7 नंबर जो क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली पदार्थों के परिवहन में किस प्रकार अपनी भूमिका अदा करती है। तो इस तरह करके नीचे आपका उत्तर दिया है। कहता है कि उत्तर में कोशिका झिल्ली के द्वारा ही परासरण की क्रिया संपन्न होती है। पदार्थों के परिवहन के लिए जीवन तंत्रों में परिवहन तंत्र होता है, जिसके अंतर्गत जल एवं खाद्य पदार्थों का शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन होता है। पौधे में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण सदा अधिक सांद्रता वाले भागों से कम सांद्रता वाले भागों की ओर कोशिका झिल्ली के द्वारा ही होता है। जंतुओं में भी गैसों, पोषक तत्वों, हार्मोन, सजीव पदार्थों का उपचय क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न पदार्थों शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में परिवहन रहता है, जिसमें कोशिका झिल्ली की मुख्य भूमिका रहती है। तो ये रहा आपका 7 नंबर क्वेश्चन। ये जो है 8 नंबर क्वेश्चन अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 8। और अल्प पराशरी, सम पराशरी तथा अति पराशरी विलयनों में किसी जीवित कोशिका को बारी बारी से डाला जाए तो कोशिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उत्तर नीचे में दिया है। उत्तर कह रहा है, जब कोशिका को अल्प पराशरी विलयन में डाला जाता है, रखा जाता है, तो बाहरी विलयन से पानी कोशिका के अंदर प्रवेश करता है। इस क्रिया को अंतःपरासरण कहते हैं। जल के अणु कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आते जाते हैं, लेकिन कोशिका के अंदर जाने वाली जल की मात्रा कोशिका के बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होगी। इसका परिणाम यह होता है कि जल के कोशिका के भीतर प्रवेश करने से कोशिका फूल जाती है। जब कोशिका को समपराशरी विलयन में रखा जाता है तो कोशिका के आकार एवं जनन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जल के अणु कोशिका झिल्ली के आर पार तो जाते हैं, लेकिन जल की जितनी मात्रा भीतर जाती है उतनी ही बाहर आ जाती है। इस प्रकार शुद्ध रूप से जल की कोई गति नहीं हुई। इस तरह करके नीचे वाला भी आप अति पराशरी विलयन लिख लीजिएगा। इस तरह करके आपका 8 प्रश्न खत्म होता है। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और करावें। धन्यवाद।